क्यों दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा सरल रेखा में कण की गति। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मैकेनिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमारा कार है। ये कार चाहे स्थिर है, स्थिर का मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, चाहे ये गतिशील है यानी कि किसी भी वेग के साथ जा रही है। तो दोनों ही स्थिति के अंदर हम इस कार की बारे में जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आएगा? मैकेनिक्स के अंदर आएगा। यानी कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम पिंडों की या कोई भी वस्तु है उसकी स्थिर अवस्था में या फिर उसकी गतिशील अवस्था में अध्ययन करते हैं, वो किसके अंदर आएगा? मैकेनिक्स के अंदर आएगा। तो इसी के आधार पर मैकेनिक्स है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट्स रहेंगे अपने? एक तो उसका आएगा स्टैटिक्स और दूसरा आएगा डायनेमिक्स। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हो, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर वस्तु की स्टडी करते हैं, वो तो आएगी स्टैटिक्स के अंदर। और डायनेमिक्स क्या है? यानी कि गतिक विज्ञान है, वो क्या होता है? जिसमें हम गतिशील वस्तुओं के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट के बारे में स्टडी करनी है, वो कितनी दूरी पर उपस्थित है उसके बारे में स्टडी करनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई बस है या मान लीजिए ट्रेन है। मान लीजिए ये आप अपना प्लेटफार्म पर बैठे हो और यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन आपसे कितनी दूरी पर है? ये ट्रेन है वो आपसे कितनी दूरी पर मौजूद है, उसके बारे में आप स्टडी करते हो, तो वो किस में आएगा? स्टैटिक्स के अंदर आएगा। या मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, पर कितनी दूरी पर है उस दूरी को ज्ञात करना हो, तो किस में आएगा? स्टैटिक्स में आएगा। और डायनेमिक्स में क्या आएगा? किसी भी वस्तु के की गति के बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी है, मोटर है, रॉकेट है, वो सारी इसी में आएगी। तो डायनेमिक्स को हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। काइनेमेटिक्स हो गया जिसे हम शुद्ध गतिक विज्ञान बोलते हैं, और काइनेटिक्स हो गया जिसे हम बल गतिकी बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, काइनेमेटिक्स है उसमें सिर्फ हम उस वस्तु की गति के बारे में ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। जब एक काइनेटिक्स है उसमें हम यानी कि बल गति की, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम वस्तु की गति के बारे में तो अध्ययन करते ही करते हैं, साथ में उस वस्तु पे लगने वाले जो बल हैं यानी कि फोर्स जो लग रहा है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसके अंदर। ये आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम देखा होगा आपने। और ये पेंडुलम गति कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। ये इसकी मध्य स्थिति मान लीजिए, ये मध्य स्थिति है इसकी, x=0, जिसके सापेक्ष से गति कर रहा है। तो ये गति जो कर रहा है ये किसके अंदर आएगी? आपकी काइनेमेटिक्स के अंदर आएगी, ठीक है। अभी इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं। ये आपका पेंडुलम है जो गति कर रहा है, सेम उसी तरह से ओसिलेशन वाली गति कर रहा है ये, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बना दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ बंदूक से एक गोली चलाते हैं, ठीक है, और ये गोली जाकर हमारे इस ऑब्जेक्ट की लगती है, ये लग गई, ठीक है। यानी कि गोली चलाने से क्या है, एक बाहर से एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो किस में करेंगे? काइनेटिक्स में करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्थिर रखा है, ठीक, ये रस्सी से बंधा हुआ है और द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट वो स्थिर इस तरह से रखा हुआ है। अब इधर से आपने कोई भी गेंद है उसको जोर से इसकी तरफ फेंका और इस पर मारा, जिसकी वजह से क्या है, ये जो आपका द्रव्यमान या वस्तु जो भी लटका हुआ है इसमें गति आ जाएगी, ये आगे की ओर गति करेगा, गति करेगा ना। तो ये गति किसके अंदर आएगी? आपकी काइनेटिक्स में आएगी। तो इसमें हम बात करेंगे वस्तु के संवेग के बारे में, बात करेंगे उसके ऊर्जा संरक्षण के बारे में, बात करेंगे
ऊर्जा संरक्षण के बारे में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी, जैसे गतिज ऊर्जा है, उसकी स्थितिज ऊर्जा है, उसके बारे में सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। जबकि इसमें हम सिर्फ उसके प्रारंभिक स्थिति क्या है, उसकी गति क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि त्वरण क्या है, इन 3 चीज़ों के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो ये मोटा मोटी डिफरेंस हो गया। परंतु अभी एक दिमाग में आपके एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई वस्तु है वो गतिशील है या नहीं, इसके बारे में हम कैसे कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई 2 स्कूल बस है, तो 2 लड़के हैं। एक लड़का तो क्या है, स्कूल बस के अंदर बैठा है, ये आप देख रहे हो, स्कूल बस के अंदर बैठा है। जबकि दूसरा लड़का है वो पैदल जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पैदल जा रहा लड़का है ये किसी समय स्थिर है, मान लो खड़ा हुआ है। तो ये क्या देखता है कि दोनों बस है वो आगे की ओर यानी कि इस दिशा में गति कर रही है। मान लो ये दिशा है एक्स एक्स है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 0, और इन दोनों बसों को ये इस दिशा में जाते हुए देखता है। मान लो इन दोनों बसों के है वो ड्राइवर समान वेग के साथ दोनों बसें चला रहे हैं। दोनों की गति कितनी है, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दोनों बसों की गतियां होगी अपना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके लिए इस व्यक्ति के लिए या इस लड़के के लिए इन बसों की गतियां कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक लड़का जो इस बस में बैठा है, ये ए नंबर बस है उसमें बैठा है, तो ये बी नंबर बस को कैसे देखेगा। आप खुद भी अपनी डेली लाइफ में देखिएगा प्रैक्टिकल करके कि जब आप और आपके सामने वाली बस है उन दोनों की गति है वो एक बराबर हो, एक बराबर गति होती है, तो आप क्या पाते हो कि दोनों बसें हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जब आप खिड़की से सामने वाली बस को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बस है वो तो स्थिर खड़ी है, जबकि एक्चुअल में क्या होती है, वो बस समान वेग के साथ उसी दिशा में गति कर रही होती है। तो एक व्यक्ति जो सड़क के ऊपर खड़ा है उसको वो गतिशील अवस्था में दिखाई दे रही है दोनों बसें, जबकि दूसरा व्यक्ति जो खुद बस में मौजूद है उसके लिए वो बस क्या है, स्थिर है। तो अगर ये जो है इसको हम ऑब्जर्वर ए माने और इसको ऑब्जर्वर बी माने, तो किसी भी घटना को ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग परिमाण आएंगे। तो वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करेंगे कि वो उस घटना को कैसे देख रहा है। तो इसी आधार पर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि निर्देश तंत्र पढ़ते हैं। निर्देश तंत्रों को हम आगे 2 भागों में बांटते हैं। कौन सा बांटते हैं, एक तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। इनको हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ जड़त्वीय निर्देश तंत्र के ऊपर, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र को डिटेल में स्टडी करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और वहीं पर हम देखेंगे जड़त्वीय और अजड़त्वीय के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अभी सिर्फ हम मेनली निर्देश तंत्र के बारे में ही स्टडी करने वाले। तो देखो निर्देश तंत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, एक तो होता है आपका कार्तीय निर्देश तंत्र और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आपका प्यारा घर है और इस घर में मान लीजिए ये आपका कमरा है और इस कमरे में आपके यहाँ एक मेज रखी है। ठीक है, तो ये मेज है, किस की पोजीशन क्या है उस पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट आप बताने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और किस तरह से आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है वो बता पाएंगे। इसके बारे में हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें हम किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है या स्थिति है उसके बारे में हम बताते हैं। तो ये आपके कमरे में मेज रखी है, इस मेज की स्थिति के बारे में एग्जैक्ट बताने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 चीजें। कौन कौन सी 2 चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि ये जो मेज है इसकी इधर वाली दीवार के साथ कितनी दूरी है। ठीक है, अगर आपको ये वाली दूरी अगर पता चल जाती है
और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस वाले दीवार के साथ इसकी क्या दूरी है। अगर ये दोनों दूरियां आपको पता चल जाए तो आप एग्जैक्टली इस मेज की पोजीशन क्या है उसके बारे में बता पाएंगे। इसी प्रकार से इस कुर्सी के बारे में अगर आपको डिटेल में बताना हो तो किस तरह से आप बताएंगे। इस कुर्सी के बारे में बताने के लिए आपको अभी भी दो चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस दीवार से इसकी क्या दूरी है और सामने वाली ये जो दीवार है इससे इसकी क्या दूरी है। अगर ये दोनों आपके पास में आ जाती है तो आप बता सकते हो कि इस किनारे से ये जो कुर्सी है वो इतनी दूरी के ऊपर रखी है। इसी प्रकार से अगर इन फोटो के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताना हो तो आप बता सकते हो कि इस यहाँ से ये कितनी दूरी के ऊपर मौजूद है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए मान लीजिए ये देखो, एक तो ये वाली दूरी और एक यहाँ से, क्योंकि किनारा बन रहा है ना, किनारा बन रहा है तो देखिए, तो इसके लिए आप ये छत का ये वाला जो सीलिंग वाला पोर्शन है यहाँ से इसकी ये वाली दूरी निकाल लीजिएगा x, और इसके अलावा ये वाली जो रेखा है इससे आप ये दूरी निकाल लेंगे और ये y। अगर आपके पास ये दोनों पॉइंट आ जाए तो आप बता सकते हो कहाँ पर है। तो इस ये जो मेथड रहता है जिसमें हम किसी दो x मान लेते हैं, ये वाला जो मान लीजिए एक x है और ये दूसरा x है, जो कमरे के आपके किनारे हैं उनको दो x मान लिया, ठीक है। उन दोनों x के सापेक्ष आप इसकी कितनी दूरी है वो निकाल लेते हो। तो ये आपका जो मेथड है वो किस में आता है, कार्टियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर आता है। और एक दूसरा जो निर्देश तंत्र है वो कौन सा होता है, वो होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके अंदर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे कि ये आपकी मेज है तो उसकी उस बिंदु से जहाँ से आप इसकी स्थिति बताने वाले हो वहाँ से ये कितनी दूरी पर है, ये दूरी निकाल ली। उस दूरी को आप RXYZ जो भी आप देना चाहो दूरी का नाम दे सकते हो, ठीक है। वो दूरी निकालने के बाद दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि उसका दीवार के साथ कोण कितना बन रहा है। अगर आपके पास कोण और वो दूरी दो चीजें आ जाती है तो आप बता सकते हो, क्योंकि अगर सिर्फ दूरी होगी तो दूरी से आप एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं बता पाएंगे। कैसे नहीं बता पाएंगे, जैसे कि मान लो ये दूरी है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 मीटर तो इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी तो मेज मौजूद हो सकती है। 5 मीटर है वो तो इधर भी हो सकता है, यहाँ भी मेज मौजूद हो सकती है। तो उसका कोण भी हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से कोण कितना आ रहा है और यहाँ से कोण कितना आ रहा है। तो आपके पास में कोण क्या है और दूरी क्या है, ये दो चीजें अगर आपके पास में एग्जैक्ट पता हो तो आप किसी भी वस्तु के बारे में एग्जैक्ट स्थिति है वो बता सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नंबर लाइन के ऊपर भी देख लेते हैं इसको। मान लीजिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपकी नंबर लाइन है। तो इसमें आप किस तरह से दिखाते हो, ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया y एक्सिस हो गया। इसी प्रकार से यहाँ एक x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। अब मान लेते हैं कोई कण है या कोई भी वस्तु है या व्यक्ति जो भी है, ये मान लीजिए दोनों के अंदर है, ठीक है। इसकी स्थिति बतानी है मेरे को कि ये कहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय निर्देश तंत्र में देखते हैं। तो इस व्यक्ति की अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन बतानी हो तो आप क्या कहेंगे कि इस वाले किनारे से ये कितनी दूरी पर है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इधर वाले किनारे से कितनी दूरी पर है। तो आपने नंबर लाइन देखा होगा, तो आप यहाँ किस तरह से दिखाते हो, x इक्वस टू 1, ये दिखाते हो x इक्वस टू 2, इस तरह से x इक्वस टू 3, यहाँ पर जो कोई भी वैल्यू जो x की आ रही है मान लीजिए x इक्वस टू 4 आ रही है। इसी प्रकार से इधर देखोगे तो y इक्वस टू 1, y इक्वस टू 2, y इक्वस टू 3, और मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट आ रहा है y इक्वस टू 4 आ रहा है। तो क्या दिखा रहा है कि x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, यानी कि ये वाली जो दूरी है ये आपकी आ रही है x इक्वस टू 4। इसके अलावा y एक्सिस से कितनी दूरी है, यानी कि ये दूरी जो आपकी आ रही है वो आ रही है y इक्वस टू 4। तो आप इसकी स्थिति बड़े आराम से दिखा सकते हो और उसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे, x कोमा y, और यहाँ x और y की वैल्यू कितनी है, 4 4 है। तो आप इसके निर्देशांक दिखाएंगे 4 और 4, ठीक है, बड़े आराम से दिखा सकते हो। इसी प्रकार हम कोणीय निर्देश तंत्र में देखें तो कोणीय निर्देश तंत्र में क्या होता है,
या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? तो सबसे पहले इस व्यक्ति की हमारे ये मूल बिंदु है उसके साथ कितनी दूरी रहती है? ये दूरी मान लो जितनी भी आ रही है, मान लीजिए 5 मीटर है। आपके पास अगर ये दूरी आ गई तो एक चीज याद रखिएगा, इस दूरी के बहुत बिंदु हो सकते हैं। जैसे कि मैं और लाइन पैरेलल खींचता हूँ, जैसे देखिए 5 मीटर की दूरी के ऊपर ये रेखा है, ये भी 5 मीटर की दूरी पर है। ये रेखा है, ये भी 5 मीटर की दूरी पर है। ये सारी 5 मीटर की दूरी पर है। ये जो भी एक इसको मिलाते हुए एक सर्कल बन रहा है, वो सर्कल पर सारे बिंदु ही 5 मीटर की दूरी के ऊपर हो गए। तो हमारे पास दूसरी जो जानकारी क्या होनी चाहिए, ये हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोण भी अगर हमारे पास में हो तो हम इस व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन को बता पाएंगे। तो मान लीजिए इसकी यहाँ से दूरी है, उसको हम दिखाते हैं आर से, जनरल में आर, और ये कोण कितना बना रहा है, थीटा। तो इससे हम बड़े आराम से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अभी बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट हमारा है पी। इस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अपने निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, एक्स और वाई। जहाँ एक्स क्या है, एक्स है इसकी वाई एक्सिस से दूरी, ये वाली जो दूरी है, और वाई क्या है, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी, ये वाली। ठीक है ना? ठीक है, अब इसी पी पॉइंट के अगर हम जो अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से देखें तो निर्देशांक हमारे पास क्या आएंगे, निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे इसका आर और थीटा। जहाँ आर हमने देखा है क्या है, इसकी मूल बिंदु से दूरी। तो ये वाली जो दूरी है ये हमारी हो गई आर, और एक्स एक्स के साथ ये जो कोण बना रही है वो है थीटा। ठीक है ना? तो अभी कार्टेशियन और पोलर में रिलेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है ना ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ये एंगल थीटा है, ये वाली जो लंबाई है वो आर है, ये है हमारा वाई हो गया, और ये हमारा एक्स हो गया। तो हमने बड़े ही मज़े से पहले छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, इनमें रिलेशन पढ़ा होगा आपने। फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो लाल बटे कक्का, याद रखिएगा। साइन थीटा के लिए क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, और यहाँ लंब क्या है वाई और कर्ण क्या है आर, तो वाई अपॉन आर। कोस थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार अपना क्या है एक्स और कर्ण है अपना आर, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एंड अपना x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा। ठीक है, बट अपने को r की वैल्यू पता नहीं है, r की वैल्यू पता नहीं ना, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए हम देखेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस से आप जानते हो कि जो अपना कर्ण स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से फाइनली आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन है वो भी आ गया अपना, ये हो गया अपना आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। अभी तक हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं वो आपने पढ़े हैं 2 डायमेंशन के अंदर। 3D के अंदर क्या होगा, 3D के अंदर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किस तरह से होगा। तो देखो पहली बात तो है 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हमारे पास में 3 निर्देशांक होने चाहिए। जैसे अपने 2 डायमेंशन के अंदर 2 निर्देशांक अपनों ने लिए थे एक्स और वाई, उसी प्रकार से 3 डायमेंशन में हमारे पास में 3 निर्देशांक होंगे एक्स वाई और जेड, इनको यानी कि 3 एक्सेस हो गए हमारे पास। ठीक है, तो हमने एक्स वाई और जेड ये 3 एक्सिस ले लिए हैं जो कि एक दूसरे से लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे।
ठीक है। क्या हम एक्स वाई जेड है इनको अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, यानी कि मैंने इसको एक्स ले लिया, इसको जेड ले लिया और इसको वाई ले लिया, या इसको मैंने एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया। देखिए इसे हम अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे, इसमें एक रूल है जिसको अपने फॉलो करना पड़ेगा। रूल का नाम है अपना राइट हैंड रूल। ये देखो, क्योंकि जितने भी हम एक्सिस ले रहे हैं वो एक तरह से वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर है तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी एक एक्सिस के ऊपर अपना हाथ रखना है, जैसे अपनों ने एक्स एक्सिस के ऊपर अपना हाथ रख लिया, और उस हाथ की जो अंगुलियां हैं उन अंगुलियों को हमारा जो दूसरा वाई एक्सिस की ओर मोड़ेंगे। तो हमारा जो थंब है, जो हमारा अंगूठा है, वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन दिखाएगा। राइट हैंड रूल के अंदर आपको एक्स से वाई की ओर कर्ल करना है, या वाई से जेड की ओर कर्ल करना है, या जेड से एक्स की ओर कर्ल करना है। तो जैसे ही आप उसको मोड़ेंगे तो जो जो थर्ड बच जाएगा वो आपको तीसरे की डायरेक्शन देगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। तो अभी जो अपना 3 डायमेंशन है वो यूज कहाँ होता है, ये भी बात कर। तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई भी एक फ्लोर मान लीजिए, उस फ्लोर की अगर आपको लोकेशन बतानी है, मान लीजिए ये वाला जो फ्लोर है उसकी लोकेशन बतानी है, तो किस तरह से हम 3 डायमेंशन के अंदर उसकी लोकेशन बता पाएंगे। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कि उसके इधर वाली साइड से कितनी दूरी है, इधर वाली साइड से कितनी दूरी है, और हाइट कितनी है। अगर इन 3 चीज़ों के बारे में अपने को एग्जैक्ट जानकारी है तो हम उस बिल्डिंग की हर एक पॉइंट के बारे में एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक मान लेता हूँ, ये बिल्डिंग है हमारी। तो बिल्डिंग का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइट के लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं पहले बिल्डिंग ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली हम इसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होने वाली है। ये हो गई आपकी बिल्डिंग तैयार। ठीक है। अब मान लीजिए ये कहीं कोई भी एक पॉइंट है जिसकी आपको लोकेशन बतानी है। तो लोकेशन बतानी तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसकी एक्स एक्सिस से दूरी। एक्स एक्सिस से दूरी ये वाली, ये वाली दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, होगी ना। तो ये आपको किसकी बता रही है, ये अपना जेड की जो लंबाई है वो बता रही है, यानी जेड पर कितनी दूरी पर वो कट कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम ये वाली लंबाई की बात करें तो ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इस बराबर वाली इस लंबाई के बराबर, यानी कि ये वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट पर काट रहा है। और अगर हम बात करें ये वाली पॉइंट के बारे में, ये वाला पॉइंट, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, इसी के बराबर होगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर है वो काट रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर इस पॉइंट के हमें सही एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताने हैं तो हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, एक तो इसका एक्स पॉइंट होना चाहिए, वाई पॉइंट होना चाहिए, और जेड पॉइंट होना, ठीक है। तो हम इस बिल्डिंग की जो एग्जैक्ट हाइट है उसके बारे में बता पाएंगे। तो इस कोई भी एक बिंदु है उसके निर्देशांक अपने पास में आएंगे एक्स वाई और जेड, ये अपना 3 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन में अपनों ने एक्स और वाई, ठीक है। अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक के अंदर हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम नॉर्मली 2 निर्देशांक है वो यूज करते हैं, कौन कौन से 3 डायमेंशन के अंदर। एक तो हमारा हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या गोलीय निर्देश तंत्र, स्फेरिकल या फिर गोलीय निर्देश तंत्र। दूसरा हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, या बेलनाकार निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र। इन दोनों को हम पढ़ते हैं। आपके 11th में इन दोनों की कोई ज़्यादा है नहीं सिलेबस में, पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। अभी आगे चलते हैं एक बार।
दोस्तों निर्देश तंत्र के बारे में जानने के बाद में अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्देश तंत्र के द्वारा हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु है वो अभी गतिशील अवस्था में है या विराम अवस्था में है। तो मान लेते हैं, देखो पहले हम 2D के अंदर ही इसको डिटेल में देखेंगे, फिर 3D के अंदर बात करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और मान लीजिए कोई भी पॉइंट P है जो स्टार्टिंग में किसी बिंदु पर यहाँ पर था, ये t=0 पर था। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x और y है, या x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए t=5 सेकंड के ऊपर कण है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, कण यहाँ से यहाँ पर आ जाता है p' स्थिति के ऊपर, और इसके नए निर्देशांक आ जाते हैं वो x2 y2 है। तो कण ने 5 सेकंड के अंदर ये इतनी दूरी तय की, इतनी दूरी तय की है, तो ऐसे तो तय करेगा नहीं, ऐसे तय नहीं करेगा ना, यानी कि वस्तु की स्थिति है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वस्तु गतिशील है, वस्तु गतिशील है। अगर t=5 सेकंड के ऊपर भी कण है वो हमारा अगर यहीं पर मौजूद रहता, 5 सेकंड पर कण है वो हमारा यहीं मौजूद होता, तो उस स्थिति के अंदर हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा कण तो विराम अवस्था में है, यानी कि समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो कण हमारा विरामावस्था में कहलाता है। समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो कण हमारा कहलाएगा विरामावस्था में या रेस्ट में। ठीक है, तो अभी हमें आगे पढ़ना क्या है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक विमीय गति के बारे में, एक विमीय गति यानी कि 1 डायमेंशन मोशन के बारे में। उसके बाद हम 2 डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम इनके एप्लीकेशन देखेंगे खूब सारी, फिर हम हमारे थोड़े बहुत 3 डायमेंशन के अंदर आएगा, और इसी के अंदर अगर हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और निर्देश तंत्र से रिलेटेड भी अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आगे उस पर और वीडियो बनाकर उस पर डिटेल में हम उसको समझें।